हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सबको हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो चलिए इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, यानी हमारे इतिहास के 3 कालखंड है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो मध्यकालीन इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी मानस पटल पर मुगल साम्राज्य उभर आती है। तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल आसान है, आप इसको समझिएगा। एग्जाम में आपका बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मुगल होता क्या है। तो मुगल जो है मोंग शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द है। अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं, तो लैटिन शब्द के मोंग से बना है मुगल। मुगल का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बहादुर। मुगल का शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर के जो पिता थे, बाबर के पिता फरगना के शासक थे। यानी फरगना जो आज के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो बाबर संस्थापक थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। इनके पिता कौन है? तो पिता इनके हैं उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कहां से थे? तो फरगना से। आज उज्बेकिस्तान में पड़ता है ये। और इनकी माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। ये बाबर के माता जी थे। तो बाबर के पिता जो थे फरगना के शासक थे, यानी फरगना में राज करते थे। लेकिन जब बाबर 12 वर्ष का था तभी इनकी पिता का असामयिक मृत्यु हो गई, यानी इनके पिताजी मर गए। अब पिता के मरने के बाद फरगना की गद्दी बाबर को मिला। तो बाबर जो था वो गद्दी को सब संभाल रहा था, तो उसे ये युद्ध करनी पड़ी। और उस युद्ध में बाबर जो है सो हार गए, यानी पराजय हो गया। बाबर के पराजय के बाद बाबर को फरगना की गद्दी छोड़ना पड़ा। और बाबर वहां से काबुल होते हुए वो भारत पहुंचा। तब जब तक वो भारत पहुंचा तो भटकते हुए आया, लेकिन भारत पहुंचने के साथ वो अपना एक बहुत बड़ा गुट यानी गिरोह बना लिया था, जो उनका समूह था। यानी अपनी सेना को सुसज्जित कर लिया था, अपनी सेना को प्रबल बना लिया था। और वो दिल्ली पहुंचा। बाबर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यानी दिल्ली में एक शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे। पानीपत में ये राज करते थे। पानीपत आपका दिल्ली में पड़ता है, वहीं पे इनका शासक था। बाबर वहीं गए और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर जो है युद्ध में विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और जैसे ही इब्राहिम लोदी हार गया युद्ध में, तो बाबर जो है दिल्ली में मुगल वंश का स्थापना कर लिया। यानी इसके संस्थापक बाबर तब बन गए। बाबर जो है ये जो युद्ध किया था वो किया था 1526 में। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तब बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कब किया? तो 1526 में। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। उसके बाद बाबर जो है 1526 में अपना पहला लड़ाई करने के बाद मुगल वंश का स्थापना किया। इसका अधिकांश समय जो है वो युद्धों में व्यतीत हुआ। अधिकांश ये लड़ाई झगड़ा ही किया। कहते हैं कि ये बाबर अपने जीवन काल में बहुत सारा झगड़ा किया। तो कुछ खास है, 1526 में किया, फिर 1527 में किया, 1528 में किया, 1529 में किया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। भारत में ये 4 वर्ष राज करता है।
26, 27, 28 और 29। तो 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको इस कोड को याद करने के लिए एक ट्रिक है। पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। चलो, चल दिया घर। तो इनसे आप याद रख सकते हैं कि पानी पिया का 1526 में, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, चल दिया कहां? चा से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। उसके बाद घर, घर से घाघरा, बाबर ये 4 युद्ध अपने जीवन में किया। किसी भयानक बीमारी के प्रकोप में आने के बाद बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो इनका भी बायोग्राफी भी लिखा गया था। इनका भी बायोग्राफी, जो अपनी आत्मकथा होता है, अपने बारे में लिखते हैं। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो है तुजुक ए बाबरी, इसको कहते हैं। तो तुजुक ए बाबरी कौन सा किताब है? तो बाबर की आत्मकथा। क्या है इसमें? बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा किस भाषा में, क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी, इसको कहते हैं शॉर्ट में बाबरनामा। तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा अकबर की आत्मकथा है, यानी अकबर का बायोग्राफी है। और यह लिखा गया था तुर्की भाषा में, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाद में इसी का अनुवाद, यानी इसी का ट्रांसलेट फारसी भाषा में एक बहुत महान कवि हुए हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खान। उनकी कविता कबीर के साथ आप जरूर पढ़े होंगे। इतने महान शख्स इसका जो है ट्रांसलेट किए थे फारसी भाषा में। कौन? अब्दुल रहीम खान खान। अब्दुल रहीम खान खान, ये इनका ट्रांसलेट किए। बाबर जो था, अब बाबर को कहते हैं हम लोग, ये 2 महान राजवंशों के संगम में थे, यानी इनके भीतर जो डीएनए था वो महान 2 राजवंशों का था। एक था ईरान, इराक व तुर्की के एक महान शासक का नाम हम लोग सुने होंगे, तैमूर, यानी तैमूर का भी वंशज, और एक वंशज था चंगेज खान का। चंगेज खान चीन व मध्य एशिया में राज करता था, बहुत खुखार था। जिस उम्र में दुनिया शांति चाहती है उस उम्र में इसके भीतर एक अजब का खून था। यानी वो खून जो आदमी जिस उम्र में चाहता है चलो भाई शांति रह लेते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, लेकिन इसके भीतर वो उम्र था कि युद्ध ही करना है। अब उतनी गहरी इनके शरीर में एकदम खून का प्रवाह था और जहां जाते केवल युद्ध करते, केवल मार काट को पसंद करते। इतनी भयावह जिंदगी को इन्होंने जिया। इतने खुखार लोग थे ये चंगेज खान और तैमूर। तो इन दोनों का वंशज था। ये थे इनके पिता की ओर से, पिता के 5वां वंशज। तैमूर का कौन वंशज थे? 5वां। यानी कहने का मतलब है बाबर ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां वंशज पिता की ओर से, ठीक है। ये पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे और चंगेज खान माता की ओर से थे। चंगेज खान कौन था? तो मध्य एशिया व चीन में इसी का बोलबाला था, इसी का शासक था चंगेज खान का। तो चंगेज खान का 14वां वंशज था ये माता की ओर से। उसके बाद बाबर की मृत्यु 1930 में हो गई है बीमारी के कारण। उसके बाद इसका बड़ा पुत्र हुमायूं राजगद्दी पे बैठा। तो उसके बाद हुमायूं जो है अपना राजकाज किस प्रकार से किया, चलिए उसको भी देखते हैं। ये बाबर का था, तो चलिए हुमायूं को देखते हैं। अब हम लोग हुमायूं के बारे में समझते हैं। तो हुमायूं का शासनकाल आपको लिख दिए हैं 1530 से 1540 तथा 1540 से 1555। तो समझिए, हुमायूं जब इनके पिताजी बाबर की मृत्यु हो गई तो बड़ा पुत्र हुमायूं था और इनको गद्दी पर उत्तराधिकारी बनाया गया।
उसके बाद हुमायूं जो था 1530 में ये गद्दी पर बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर 1530 में बैठा, और 1533 में 3 वर्ष बाद, शासन के 3 वर्ष बाद दीन पन्हा भवन दिल्ली में बनाया। 1533 में दीन पन्हा भवन किसने बनाया? तो हुमायूं ने बनाया। उसके बाद हुमायूं इसी तरह अपने शासन को काट रहे थे, तो 1539 में, जून 1539 में एक इतिहास में एक वीर का नाम आप सुने होंगे, शेर शाह सूरी, जिनको हम लोग शेर शाह भी कहते हैं, शेर खां भी कहते हैं। तो वो बिहार के सासाराम से थे, यानी शेर शाह का मकबरा आप जानते होंगे सासाराम बिहार में है, तो वो वहीं से थे और वहां से दिल्ली गए थे, तो वहीं पे इनका युद्ध हुआ था 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच। तो शेर खां इनको क्यों कहते हैं? तो कुछ लोग जनश्रुति है कि एक बचपन में एक शेर को मारने में, एक लकड़ी की छड़ी से एक शेर को मार गिराए थे, इन्हीं के कारण इनको ये उपाधि दिया गया था शेर खां के। इनकी वीरता का परिचय के कारण इनको शेर खां की उपाधि मिले थे, वास्तव में ये वीर थे। तो हुआ क्या कि 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इन दोनों के बीच हुआ। इसमें हुमायूं जो है वो पराजय हो गया, ये पराजय हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1540 में एक युद्ध हुआ, किनके बीच? हुमायूं और शेर खां के बीच। कौन सा युद्ध हुआ 1540 में? तो इसको हम लोग कैनौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और कैनौज का भी युद्ध कहते हैं। तो ये 1540 में हुआ। हुमायूं पुनः पराजित हुआ, पुनः पराजय। 2 बार पराजय होने के बाद यह भारत छोड़कर ईरान चला गया, ईरान इराक चला गया, और वहीं ये निर्वासन काल में ही इनके बेटा, इनका पुत्र के रूप में अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोट में। तो ये निर्वासन काल में चले जाते हैं, तो यहां इनके बेटे का जन्म होता है, और वहां पर एक व्यक्ति का ये सहायता लेते हैं जिनका नाम है सफाविद शाह। तो सफाविद शाह के ये मदद लेते हैं, सफाविद शाह की मदद के बाद कहां पे लेते हैं? तो इराक में अमरकोट जहां पड़ता है वहीं। तो वहां मदद लेने के बाद ये दिल्ली पे, तो सफाविद शाह के मदद लेने के बाद वो 1555 में पहुंचा, ठीक है। 1555, अच्छा यहां पे 1555, 1555 और 1556, क्योंकि यहां से तो हार के वो चला गया, तो यहां पे गैपिंग पड़ गया, यानी 1540 के बाद सीधा 55 में हुआ। गैपिंग में कौन राज किया? तो उस गैप में शेर शाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो ये जो है सफाविद शाह के मदद लेने के बाद दिल्ली में पुनः आया, और दोबारा आने के बाद इनका मृत्यु 1556 में दीन पन्हा भवन के सीढ़ियों से गिरने से हो गया था। सीढ़ी से इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। दीन पन्हा भवन के सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में एक और भी जनश्रुति है कि कहते हैं ये किताब पढ़ने का और सप्ताह में हर दिन अलग अलग कपड़े पहनने का बड़ा शौकीन था। तो चलिए, अब हुमायूं का युद्ध तो हम लोग को पता चल गया कि 1533 में ये क्या किया, दीन पन्हा भवन बनाया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, और 1540 में बिलग्राम का युद्ध, और 1555 में सफाविद शाह की मदद लिया। और उसके बाद एक युद्ध हुआ, वो थोड़ी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग कहते हैं सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध। इतिहासकार ऐसे ही लिखते हुआ, तो सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। सरहिंद या मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं अपना खोया हुआ साम्राज्य को पुनः प्राप्त करता है 1555 में। उसके बाद 1 वर्ष राज करने के बाद किस्मत इनको फिर से बुलावा देती है, और ये इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाते हैं। तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं कहां? दीन पन्हा भवन के स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है।
लाइब्रेरी होता है, उन्हीं से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कपड़ा पहनने के बेहद शौकीन थे, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहनते थे और किताब पढ़ने की बहुत शौकीन थे। तो चलिए अब इनके आगे हम लोग शेरशाह सूरी का भी परिचय ले लेते हैं, क्योंकि ये बीच में गैपिंग में वो राज करने वाले थे। चलिए शेरशाह का सूरी का थोड़ा सूक्ष्म परिचय भी ले लेते हैं, क्योंकि मुगल काल के बीच में आया था। इनका शासनकाल 1540 से 45 के बीच था। शेर खां का जो बचपन का नाम था, इनका था फरीद खां। इनके पिता सासाराम जो बिहार में पड़ता है वहां के जमींदार थे। पिता के मृत्यु के बाद ये बिहार के ही शासक बने। 1529 में बिहार के ये शासक बने, बिहार के शासक 1529 में। उसके बाद जो हम लोग कह रहे थे कि ये शेरशाह का जो नाम है, तो इतिहासकार का अलग अलग मत है, बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन हम बोले थे जड़ श्रुति है, यानी लोगों का जो ज्यादातर लोग कहते हैं या फिर कुछ कुछ पुस्तकें में जो ज्यादातर है तो वो है कि ये बचपन में एक शेर को मारे थे। और इन्हीं में बहार खान लोहानी, बिहार के थे सूबेदार बहार खान लोहानी या लोहनी लिखता है, अलग अलग किताबें पे लोहनी कहीं लोहानी लिखा रहता है। तो बहार खान लोहनी ने इनको उपाधि दी थी। तो इनको उपाधि कौन दिया? शेर खां की, शेर खां या शेरशाह। तो इनको उपाधि मिला बहार खान लोहानी के द्वारा। और ये शासक कब बने? तो बिहार का शासक कब बने? 1529 को। ठीक है। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और इनके पिता कौन थे? तो बिहार यानी सासाराम के जमींदार थे। इनके पिता का नाम था हसन खां। हसन खां, इनके पिता हसन खां बिहार के जमींदार थे। और इनको बहार खान लोहनी ने शेर को मारने के लिए, मतलब शेर मारे थे, इसलिए इनको उपाधि दिए थे शेर खां का। ये बहुत बहादुर थे। चुनार का एक किला था, समझिएगा कहानी स्टोरी, जो हुमायूं और इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, चुनार के किले के कब्जे की ओर लेकर, चुनार किले की कब्जे, इन चुनार के किले की कब्जे को लेकर हुमायूं और शेरशाह के बीच पहला संघर्ष हुआ, और जिसको हम लोग लिखे थे कि कैनोज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जिसमें इनको भागना पड़ा था। तो कैनोज का युद्ध हुआ कब? चुनार के किले को कब्जे कर लेकर, और हुमायूं यहां से हार गया था, तब उनको भागना पड़ा था। एक 1539 में भी हुआ था, तब ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन ये चुनार के किले का जो युद्ध हुआ वो थोड़ा सा भयावह थी। और इनका ये दुष्परिणाम हुआ कि हुमायूं को यहां दिल्ली की राजगद्दी को छोड़कर भागना पड़ा, और फिर शेरशाह सूरी जो है दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे फिर देखते थोड़ा सा शेरशाह के बारे में और विस्तार से, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो चलिए शेरशाह के बारे में कुछ और भी समझ लेते हैं। शेरशाह सूरी जो था, ये प्रजा, अपने यहां जितना भी काम करता था वो कल्याण की भावना से प्रेरित था। जो भी काम इनके यहाँ होती थी वो कल्याण से होता था, यानी प्रजा के कल्याण के लिए ही सारा काम ये करते थे। कहते हैं कि इनके यहाँ जितने भी सैनिक काम करते थे उन्हें नगर वेतन दिया जाता था। और ये जो थे, इनके यहाँ जितना भी घोड़े होते थे उनको दागने का भी प्रथा था। यहाँ पे इनका बहुत अच्छा सिस्टम रहा। ये इनकी कहते हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सड़कों का, अस्पतालों का, सरायों का निर्माण ये करवाते थे। तो सराय का निर्माण क्या होता है? सराय जो होता है ये शेरशाह सूरी बनाते थे। प्रत्येक 2 कोस, यानी रास्ता में आप जाएं तो प्रत्येक 2 कोस में आपको एक रहने का एक, मतलब छोटा सा एक घर टाइप का मिल जाता था, भवन आदि बना रहता था। जैसे आप रास्ते में जाएं और राहगीरों को कहीं बैठने का व्यवस्था देते, भोजन देते, इस टाइप का व्यवस्था होता था। तो ये 2 कोस में बनाया जाता था। उसके बाद अस्पताल भी बहुत ये बनवाए थे, अस्पतालों का भी निर्माण ये लगभग बहुत करवाए थे। और इनका दिमाग की सबसे बड़ी जो उपज थी, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड आज कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, ये जो आप कोलकाता से पेशावर जाता है ना, कोलकाता से पेशावर जो जाती है, ये रास्ता जो है इसको हम लोग झारखंड से भी गुजरता है, इसको बोलते हैं NH2,
नेशनल हाईवे 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से इनको जाना जाता है। ये झारखंड से भी गुजरती है। तो प्रजा के कल्याण के लिए इतना बेहतर काम करते थे। कहते हैं रुपया शब्द का प्रयोग, जो रुपया शब्द का प्रयोग था सर्वप्रथम, यानी रुपया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो शेरशाह सूरी ही किए थे। और ये इनके यहाँ अपने भी पैसे चलती थी, तो ये पैसे टकसाले भी होती थी, इस तरह के मुद्रा होता था इनके यहाँ, और उनमें इनका नाम लिखा जाता था, तो इनको लिपिबद्ध किया जाता था। ये बहुत अच्छे प्रशासन चलाए थे। अब इनके आगे हम लोग अकबर को समझते हैं, तो चलिए देखते हैं अकबर क्या थे। तो शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा छूट गया था। उलझले हुए इतिहासकार एक हुए हैं, इतिहासकार उलझले हेग। इतिहासकार किसको कहते हैं? जो इतिहास को अपनी कलमों से गढ़ते हैं, उन्हें इतिहास को जो लिखते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इतिहासकार। तो उलझले हेग एक ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने कहा कि शेरशाह भारत के सबसे महान सम्राट थे, यानी महान राजा थे, महान शासक मानते थे। कौन? उलझले हेग। हालांकि हमारे यहाँ महान शासक हम लोग सम्राट अशोक को मानते हैं, उन्हें ही महान की दर्जा देते हैं, सम्राट अशोक। तो चलिए अब अकबर के हम लोग समझते हैं।